नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट फर्स्ट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशंस मेटल कॉम्प्लेक्सेस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंटेंट के साथ उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ टर्म्स हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसे कहते हैं? सीएफटी में जब यदि मेटल की और लिगेंड इंटरेक्ट होते हैं तो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल्स दो सेट में विभाजित हो जाते हैं और इन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट डी ऑर्बिटल्स के मध्य जो एनर्जी गैप होता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशंस। द एनर्जी गैप बिटवीन हाईएस्ट एनर्जेटिक डी ऑर्बिटल्स एंड लोवेस्ट एनर्जेटिक डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। So, for octahedral and tetrahedral complexes, it is denoted by delta O and delta T respectively. Crystal field splitting energy also denoted by 10 dq value. इसको समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पर कुछ प्रयास करते हैं। ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स जब मेटल की ओर लिगेंड इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इन डी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो समान होता है, और जब मेटल की ओर लिगेंड इंटरेक्ट करते हैं तो उससे डी ऑर्बिटल्स में जब जिस प्लेन में लिगेंड इंटरेक्ट कर रहा है उस प्लेन के डी ऑर्बिटल्स कुछ उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स हैं वो निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। और इनका मैंने एक्सप्लेनेशंस हम हमारे पूर्ववर्ती वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो T2G और EG सेट के दो ऑर्बिटल्स के सेट बन जाते हैं जब लिगेंड मेटल की ओर इंटरेक्ट करता है। तो ये T2G सेट के जो तीन डी ऑर्बिटल्स हैं जो प्लेन के अंदर हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और EG सेट के जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं वो हैं एक्सिस, अलोंग द एक्सिस उनकी लोब होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑर्बिटल्स एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। इन हाईएस्ट जो EG सेट के ऑर्बिटल्स हैं वो 0.6 डेल्टा ओ वैल्यू उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, और जो T2G सेट के ऑर्बिटल्स हैं, हम ऑक्टाहेड्रल्स की बात कर रहे हैं, -0.4 डेल्टा ओ वैल्यू उस बेरी लाइन से या औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा के हो जाते हैं। और इन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट डी ऑर्बिटल्स के मध्य जो एनर्जी गैप है इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, और इसको हम ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं और टेट्राहेड्रल के लिए इसको हम डेल्टा टी से, और स्क्वायर प्लेनर के लिए डेल्टा एस पी से हम इसको डिनोट करते हैं। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये लिगेंड, प्रबल और दुर्बल लिगेंड पर निर्भर करती है। प्रबल लिगेंड पे डेल्टा का मान है जो स्प्लिटिंग है ज़्यादा होगी, और CFSE जो का मान है वो ज़्यादा होगा, और इसको हम 10 DQ वैल्यू से भी हम डिनोट करते हैं। 10 DQ वैल्यू हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? डेल्टा ओ या डेल्टा टी या डेल्टा एस पी को 10 DQ वैल्यू से। और ये 10 DQ वैल्यू किसके मध्य? हाईएस्ट जो डी ऑर्बिटल्स हैं और लोवेस्ट एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स हैं उनके मध्य के गैप की जो मान होता है वो एनर्जी गैप है, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम 10 DQ या डेल्टा ओ या डेल्टा टी डेल्टा एस पी से डिनोट करते हैं। अब हम ये जब लिगेंड के साथ पुनर्वितरण के बाद जब कोई डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, सपोज कीजिए यहाँ ये डी ऑर्बिटल्स हैं और लिगेंड इंटरेक्ट करने के बाद दो सेट में विभाजित हो जाते हैं, और ये जो
सपोज कीजिए ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का कोई कॉम्प्लेक्सेस है, ट्रांजिशंस कॉम्प्लेक्सेस, और ये जो इनका स्प्लिटिंग होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और इन इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण से जो एनर्जी मुक्त होती है इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ दो टर्म है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो मेटल के साथ लिगेंड इंटरेक्ट करने से T2G और EG सेट में जो d ऑर्बिटल्स विभक्त हो जाते हैं उनके मध्य का गैप है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 10dq या डेल्टा O या डेल्टा T के मान के बराबर होता है। और CFAC की वैल्यू जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो स्प्लिटिंग होने के बाद d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें पुनर्वितरण होता है या इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से, पुनर्वितरण होने से जो रिलीज एनर्जी है उसको हम CFSE कहते हैं। CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आइए हम CFSE को कैलकुलेट करने का सूत्र जानते हैं। हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट करना जानेंगे। तो CFSE को हम कैलकुलेट किस प्रकार करते हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं। CFSE इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा O इंटू N T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 डेल्टा O EG इलेक्ट्रॉन्स इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला है CFSE कैलकुलेट करने का। CFSE कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स, चाहे वो उच्च चक्रण वाला कॉम्प्लेक्स हो या निम्न चक्रण वाला हो या ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, उनमें CFSE का मान हम निकाल सकते हैं। तो CFSE को कैलकुलेट करने के लिए इस सूत्र से हम कॉम्प्लेक्सेस में CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल्स के माध्यम से हम CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट करना समझेंगे। तो हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम हेक्सा एक्वो थर्ड आइंस। ये जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वो थर्ड आइन है, टाइटेनियम हेक्सा एक्वो थर्ड आइन, इसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। और ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम जो CFSE की वैल्यू है उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। हम इसकी वैल्यू को यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम इस कॉम्प्लेक्स की CFSE की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसकी डेल्टा O के मान को ज्ञात करने के लिए हम यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम लिया जाता है, और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में जब जो आवृत्ति प्राप्त होती है सेंटीमीटर इन्वर्स में, उस आवृत्ति को हम किलोजूल मॉल इन्वर्स में कन्वर्ट करके हम CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टाइटेनियम हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमें यूवी स्पेक्ट्रा में पीक है वो एब्जॉर्प्शन पीक है, ये कोई यूवी स्पेक्ट्रा है। यूवी स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन पीक हमें लगभग, ये जो एब्जॉर्प्शन पीक हैं वो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें एक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा प्राप्त होता है। और इस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की सहायता से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए वो समझते हैं नोट्स के माध्यम से किस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्रिस्टल फील्ड
स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये फॉर्मूला है, अभी हमने स्क्रीन पे समझने का प्रयास किया है। और ये है, आप देख सकते हैं CFAC इज इक्वल टू +0.6 डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स -0.4 डेल्टा ओ इंटू नंबर ऑफ ईजी सेट के जो इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहाँ पे आप पेयरिंग एनर्जी भी देख सकते हैं। पेयरिंग एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होने में जो मुक्त एनर्जी होती है, जो आवश्यक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, वो पेयरिंग एनर्जी है। और इसको हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ 10dq वैल्यू या डेल्टा ओ या डेल्टा टी वैल्यू। 10dq वैल्यू को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने चर्चा की थी। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय UV स्पेक्ट्रम फॉर ए गिवन कंपाउंड्स इन टर्म ऑफ किलोजूल मोल इनवर्स। हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हेक्सा एको टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्सेस का। इट शोज ए पीक एट 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स इन UV स्पेक्ट्रम। सो वैल्यू ऑफ 10dq इज इक्वल टू, हम सेंटीमीटर इनवर्स हम जानते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और इसका उपयोग करते हुए हम सेंटीमीटर इनवर्स को हम एनर्जी टर्म्स जो किलो जूल है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो 20,300 में 83.7 का डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी जो 10dq की वैल्यू है या डेल्टा ओ की वैल्यू है वो 242.53 किलो जूल मोल इनवर्स प्राप्त होती है। और अब हम डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम CFAC वैल्यू, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है D1 कॉम्प्लेक्सेस और 2 सेट्स हैं EG सेट एंड T2C सेट। और 2 सेट में उस इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के वो T2G सेट में फिलअप होगा अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी का जो सेट है वो T2G सेट है। तो इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होकर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल करेगा, लोअर एनर्जी D ऑर्बिटल्स की एनर्जी में फिल करेगा। और इस कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम CFAC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो CFAC इज इक्वल टू -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G सेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 हैं, और प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ EG सेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0 हैं। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। और हमें इस टाइटेनियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इस कॉम्प्लेक्स हैं, उसके लिए CFAC का मान प्राप्त हुआ है हमें -0.4 डेल्टा ओ। और इस डेल्टा ओ की वैल्यू हमने ज्ञात की है। हमने इस डेल्टा ओ की वैल्यू को ज्ञात किया है, वो कितनी है, वो है 242.53 किलो जूल। और इस -0.4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 मल्टीप्लाई बाई 242.53 kJ मोल्स, ये इसकी CFAC की वैल्यू हो गई। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर टाइटेनियम का जो हेक्सा एको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसकी CFAC की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। लगभग -97 किलो जूल मोल इनवर्स प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम CFAC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम बात करते हैं। अभी हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात की थी। अब यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जैसे दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड की बात होती है, तो दुर्बल लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो कम होता है। ये गैप कम होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ मैं बात करता हूँ D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। और D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगल, तो हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इस T2G सेट में हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस EG सेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी CFAC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान होगा -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट कितना है 3 प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी सेट कितना 1 है, तो इसकी CFAC का मान हो गया 1 - 1.2 प्लस 0.6, तो इज इक्वल टू -0.6 डेल्टा ओ इसका मान हुआ है। और ये जो मान हम किसके लिए, दुर्बल लिगेंड्स के लिए ज्ञात करते हैं। अब यदि लिगेंड परबल हो, अब यदि लिगेंड कैसा हो, परबल हो, तो परबल लिगेंड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, परबल लिगेंड्स के लिए ये जो पैरिंग है, पैरिंग एनर्जी को हम इंक्लूड करना होगा। और यहाँ देख सकते हैं ये परबल लिगेंड की बात कर लेते हैं। परबल लिगेंड्स के अंदर जो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसमें परबल लिगेंड होगा तो ये स्प्लिटिंग गैप ज़्यादा होगा। 10 DQ का जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो ज़्यादा मान है। ज़्यादा मान होने के कारण ये एनर्जी उच्च ऊर्जा में नहीं जा कर के जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पेयर्ड हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो इस केसेस में हम पेयरिंग एनर्जी को इंक्लूड करना होगा। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया कि -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G सेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, और 1 क्या है, पेयरिंग है। तो पेयरिंग एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करते हुए हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ऑक्टाहेड्रल से यदि हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इसके लिए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो इसके लिए D4 जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केसेस में यहाँ पेयरिंग हुई है तो इसका मान हुआ, CFAC का मान हुआ है -1.6 डेल्टा O प्लस 1P। ये 1P क्या है, पेयरिंग एनर्जी है, और ये इसकी CFAC का मान हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो दुर्बल और प्रबल लिगेंड्स हैं, हालांकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये हुआ कि इनके जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे इनकी CFAC डेल्टा 10 DQ का मान है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए कम होगा। ऑक्टाहेड्रल्स के लिए 10 DQ का मान कम होने के कारण टेट्राहेड्रल्स के लिए 10 DQ का मान ये कम होने के कारण यहाँ पेयरिंग नहीं हो पाएगी और जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। हाई स्पिन कंप्लेंट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग दी CFAC।